हेलो हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी नवरात्रों में व्यस्त होंगे। तो नवरात्रे देखो आपके ख़त्म होने वाले हैं। अब आपको वापस से जो अपना रूटीन है उसको फॉलो करना है। ठीक है गाइस? तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो स्कूल लेक्चरर का जो आपका एग्ज़ाम था 2018 वाली आपकी भर्ती थी, और 2020 में आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल याद रखना है कि आज का जो पेपर है स्कूल लेक्चरर का उसका सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़ के शानदार क्वेश्चन है और शानदार व्याख्या के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल अच्छे से बताऊँगा, फाइनल आंसर की के अनुसार ही बताऊँगा, आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना आंसर के अंदर। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखो तैयारी के दौरान जो अभ्यर्थी होते हैं क्या क्या गलती करते हैं। सबसे पहले तो एक लाइन आपको याद रखना है। देखो सबसे पहले परिणाम के बारे में पहले कभी मत सोचो, क्योंकि जो बच्चा परिणाम के बारे में सोच लेता है वो डर जाता है, और डरने के बाद जो तैयारी होती है ना वो अच्छे से नहीं होती कभी भी। जब आपने तैयारी नहीं की है तो परिणाम के बारे में क्यों सोच रहे हो? पहले अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम दे लो, एग्ज़ाम के बाद है परिणाम। ठीक है? पहले कभी भी परिणाम के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि परिणाम आपको आपके अंदर भय पैदा कर देगा, और भय पैदा कर देगा तो भय के कारण जो आपकी स्टडी है ना वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। दूसरा देखो, मैं आपको बता देता हूँ पद। कुछ बच्चे क्या पद को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सामाजिक में कितने पद आएंगे, पोल साइंस में कितने पद आएंगे, मैथ्स में कितने पद आएंगे। पद के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर वैकेंसी आएगी तो आपके पद ज़रूर आएंगे, भले आपके पद 200 हो, 300 हो, 500 हो, 1000 हो। आपको तो एक सीट चाहिए ना आपकी, भैया आपको तो एक सीट चाहिए आपको। बाकी पदों से आपको क्या करना? और पद आपके आने वाले हैं, सीटें खाली है तो भरनी तो पड़ेगी उन्हें। इसलिए पद के बारे में भी आप नहीं सोचें। ये क्या करते हैं, जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको अपनी स्टडी से विचलित कर देंगे, आप भटक जाओगे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना, ना तो आपको पद के बारे में सोचना, ना आपको परिणाम के बारे में सोचना। और इसके अलावा मैं बता दूँ तो देखो आपको किसके बारे में सोचना है। आपको केवल अपने पाठ्यक्रम यानी आपका जो सिलेबस है उसके बारे में आपको सोचना है। किसके बारे में सोचना है? केवल आपको पाठ्यक्रम के बारे में सोचना है। क्या आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस क्या है आपका? केवल आपको ये देखना है कि मेरा सिलेबस क्या है, और दिन रात आपके सामने केवल सिलेबस लगाओ, उसी सिलेबस पर आपकी निगाहें हो, और उसी सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। दूसरा देखो, आपको कभी भी एक एक अपना प्रचार प्रसार कभी मत करो कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं थर्ड ग्रेड या रिटी वाली तैयारी कर रहा हूँ। कभी भी प्रचार प्रसार मत करो, बिल्कुल गायब हो जाओ। 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। ना तो आपका दिल का दरवाज़ा किसी के लिए खुले, ना ही आपका जो घर का दरवाज़ा वो किसी के लिए खुले, यानी आपका रूम का जो दरवाज़ा वो किसी के लिए ना खुले। ना तो किसी के लिए दिल का दरवाज़ा खुलना चाहिए आपका, ना ही आपके रूम का दरवाज़ा किसी के लिए खुलना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि 6 महीने के लिए वो गायब का हो गया। रिश्तेदार भी पूछे, पड़ोस वाले तो पूछेंगे पूछेंगे, रिश्तेदार भी पूछे आजकल कहाँ गया वो नज़र नहीं आता। तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, फिर आपको तैयारी करनी है, और फिर आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ पॉइंट्स क्या होते हैं जो तैयारी की वजह से, जैसे अभी क्या बहुत सारे बच्चे तैयारी नहीं कर रहे होंगे, बोले वैकेंसी नहीं है सर, अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद देखते कौन सी सरकार आती है, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, फिर वैकेंसी निकालेगी नहीं निकालेगी। ऐसे सोचने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, श्योर है, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं बता देता हूँ सिलेक्शन किसका होगा, जो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी उसने पहले। ठीक है? वो और डेली रूटीन के साथ रोज़ाना, देखो अभी आपके एग्ज़ाम्स नहीं, 6 से 8 घंटे भी निकाल रहा ना, 6 से 8 घंटे अगर वो निकाल रहा है तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कोई भी आपकी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है? दूसरा देखो, सरकार आपकी बीजेपी की आओ या कांग्रेस आओ या कोई अन्य पार्टी आओ, वैसे अन्य पार्टी के राजस्थान में कोई चांसेस नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ भाई वैकेंसी तो आने वाली है। भाई पोस्ट जो खाली है, आज नहीं भरना तो 6 महीने बाद भरेंगे, 6 महीने बाद नहीं भरना तो 1 साल बाद भरेंगे। और ये राजस्थान सरकार है, 2 साल भी लगा लेती है। अगर आपका लक्ष्य है, आपका टारगेट है वाकई में कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, ठीक है, तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपको स्कूल लेक्चरर बनना ही है,
ठान लिया है और मैदान में उतर चुके हो तो बिल्कुल पीछे मत हटना, नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। तब भी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप तो पहले अपना सब्जेक्ट, दूसरा आपका क्या है प्रबंधन, प्रबंधन तैयार कर लो, ठीक है। प्रबंधन के अलावा आप अपना सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से कर लो। और आपका जो शैक्षिक प्रबंधन है, एजुकेशनल मैनेजमेंट है और आरटी वाला एक्ट है, उन्हें अच्छे से आप कर लो, ठीक है। एग्ज़ाम आने के बाद फिर आप अच्छे से अपना फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मैच करके फिर अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करना है। तो मेरा बस यही कहना आप लोगों से कि देखो, शेड्यूल मत तोड़ो, अभी वैकेंसी सामने नहीं है तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ अभी से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखो। जैसे इलेक्शन ख़त्म होंगे वापस से देखो बेरोज़गारी की चर्चा होगी, वैकेंसी तो आनी है, भले ही 5,000 पदों पावे, 10 पे आवे, 15 पावे, 20 पावे, लेकिन वैकेंसी आपकी आएगी, कन्फर्म है। वो कितने पद कम ज़्यादा होंगे वो नोटिफिकेशन आने पे पता पड़ेगा, लेकिन तैयारी के लिए नोटिफिकेशन का इंतज़ार कभी नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं करना आपको। मैं तो कहता हूँ कभी भी आपको तैयारी करने के लिए सोचना नहीं चाहिए। अगर वाकई में आपका लक्ष्य है कि मुझे गजेटेड बनना ही है तो फिर तो तैयारी को शुरू कर देना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। इसलिए ना तो पहला आप परिणाम के बारे में सोचें ना पद के बारे में सोचें, मैं तो कहता हूँ केवल पाठ्यक्रम को सामने रखो और उसी के बारे में सोचना है कि इसे कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे सिलेबस को पूरा कवर किया जाए, कैसे स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की जाए कि मेरा पहली बार में ही सिलेक्शन हो जाए। यानी ये जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं, ये आखिरी एग्ज़ाम होगा मेरा, ठीक है, और इसमें मैं लग के रहूँगा, ये आपका होना चाहिए। तो ये होगी चर्चा। ये जो आपका पेपर था मैंने बता दिया 2018 वाली वैकेंसी का 2020 में हुआ था, ठीक है। और ये जो आपका पेपर था ना ग्रुप ए वाला पेपर था गाइस, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तैयारी करेंगे, कोई भी डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं सारे डाउट आपके। तो पहला सवाल आपके सामने है, अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना। किसका चुनाव करना भाई? सही कूट का आपको चुनाव करना है। तो देख लेते अपन बिल्कुल। पहला है कि वे धारियों से युक्त हैं। दूसरा जो आपका ऑप्शन है कौन सा है, तो बिल्कुल आपको याद रखना कि उनकी सतह चमकदार है और सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं। स्तंभों की यष्टि लाट आकाश में है, ये आपको याद रखना। तो इसमें देखो आपका जो सही आंसर होने वाला, देखो इसका जो है आपका कि उनकी सतह चमकदार है, ये वाला भी सही है। और स्तंभों की जो याट, स्तंभों की जो यष्टि यानी लाट है वो आकाश में है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, बी और डी, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। ए वाला आपका बिल्कुल सही नहीं है और सी वाला भी आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखो मैं अशोक स्तंभ के बारे में या अशोक के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ आपसे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। देखो जो अशोक है, अशोक ने भारतीय महाद्वीप यानी उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम शिलालेख प्रचलन किया था, ये आपको याद रखना। और शिलालेखों के माध्यम से राज्य आदर्शों तथा उपलब्धियों को संकलित किया गया था, जिनमें वे जनता को संबोधित करता था। और मैं बात कर लूँ 1750 में, सर्वप्रथम 1750 में टिफेंथलन महोदय ने दिल्ली के अशोक के स्तंभ का पता लगाया था, जबकि सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना कि सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में शिलालेख का जो प्रचलन करने का श्रेय वो अशोक को जाता है, ठीक है। और सबसे पहले अशोक के जो स्तंभ है किसने पता लगाया था, तो आपको याद रखना टिफेंथलन महोदय ने दिल्ली के अशोक स्तंभ का। उसके बाद पढ़ने में जो सफलता प्राप्त करती सर्वप्रथम वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। इसके अलावा अशोक के अभिलेख आपको अरमाइक, क्रोस्टी और ब्राह्मी लिपि, तीनों लिपियों में आपको प्राप्त होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में भी बांटा जा सकता है, एक तो आपका शिलालेख, दूसरा आपका स्तंभ लेख, तीसरा आपका गुहा लेख, ठीक है। और शिलालेखों की जो संख्या है वो 14 है। अशोक के शिलालेख कितने? 14 है और 8 विभिन्न स्थानों से ये प्राप्त हुए। 14 शिलालेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए, तो आपको बिल्कुल याद रखना 8 स्थानों से आपके प्राप्त हुए हैं। अब देखो थोड़ी सी चर्चा मैं इन शिलालेखों के बारे में कर लेता हूँ
जो कि आपको याद रखनी है। देखो शाहबाजगढ़ी का जो शिलालेख आपको मिला था, कहाँ से मिला, तो आपको बिल्कुल याद रखना ये आपको पेशावर पाकिस्तान से मिला रही। इसकी जो लिपि थी खरोष्टी थी, ठीक है। मानसहरा शिलालेख की बात कर लो तो ये भी आपको पाकिस्तान से मिला है और इसकी भी लिपि आपकी खरोष्टी थी। जबकि कालसी या कलसी जो मिला है ये देहरादून से मिला है, इसकी लिपि आपकी ब्राह्मी थी। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। गिरनार जो शिलालेख आपको मिला है जूनागढ़ गुजरात से मिला है, इसकी ब्राह्मी लिपि थी। जबकि एर्रेगुड़ी जो मिला है आपको कुर्नूल आंध्र प्रदेश से मिला है, इसकी भी आपकी ब्राह्मी लिपि थी। और धौली की बात कर लूँ तो धौली जो मिला आपको पुरी उड़ीसा से मिला है, इसकी भी लिपि आपकी ब्राह्मी थी। जौगढ़ की बात कर लूँ तो गंजाम आंध्र प्रदेश से मिला, इसकी लिपि आपकी ब्राह्मी थी। जबकि सोपारा जो है, सोपारा आपको थाने महाराष्ट्र से मिला है और इसकी भी जो लिपि थी आपकी कौन सी लिपि थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि एक तो आपका जो है प्रथम शिलालेख में जो है ना आपके 14 शिलालेख, प्रथम शिलालेख में ये बताया गया कि पशुओं की हत्या के बारे में बताया गया। दूसरा जो शिलालेख है उसमें समाज कल्याण के बारे में बताया गया। जबकि तीसरा जो शिलालेख है उसमें राजकीय अधिकारियों के बारे में बताया गया, ठीक है। चौथे शिलालेख की मैं बात करूँ तो मैंने आपका जो बहरी घोष के स्थान पर धम घोष का जो आदर्श है उसके पालन के जो वर्णन किया गया वो आपके कौन सा में है? तो चौथे शिलालेख में। अशोक के 5वां शिलालेख की मैं बात कर लूँ तो धम्म का प्रचार प्रसार के लिए धम्म के महामंत्रियों की नियुक्ति का जो वर्णन है वो 5वें शिलालेख में। और छठे शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात की। जबकि 8वें शिलालेख की बात करूँ तो पहली धम्म यात्रा के रूप में बोध गया और बोधि वृक्ष। किसकी धम्म यात्रा पहली? अशोक की। अशोक की पहली धम्म यात्रा जिसमें बोध गया और बोधि वृक्ष का उल्लेख मिलता है। नवम शिलालेख की मैं बात कर लूँ तो बीमारी, विवाह, जन्म के अवसरों पर किए जाने वाले जो कर्म कांड है उनकी निंदा और धम्म के पालन पर जोर दिया, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं 10वें शिलालेख की। तो 10वां शिलालेख में क्या बताया गया है? तो धम्म के बिना जो अर्जित प्रसिद्धि और प्रशंसा है उसकी निंदा है इसके अंदर। 11वां शिलालेख क्या है? तो असोम की धम्म की नीति जो उसका विस्तृत विवरण जो आपको मिलता है वो 11वें शिलालेख में मिलता है। और 12वें शिलालेख की मैं बात कर लूँ तो धम्म की नीति के बारे में बताया गया। हर व्यक्ति को अपने से बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु जोर दिया। 13वां शिलालेख की मैं बात कर लूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 13वां शिलालेख अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कलिंग युद्ध का जो वर्णन है कौन से शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में। जबकि 14वां शिलालेख जो है साम्राज्य के विभिन्न भागों में शिलालेख स्थापित करवाने और प्रजा को धर्म पालन करने का उल्लेख जो मिलता है वो आपके आखिरी यानी 14वें शिलालेख में मिलता है। इसके अलावा थोड़ी सी अगर मैं चर्चा कर लेता हूँ, देखो अशोक के बारे में तो बिल्कुल आपको थोड़े से फैक्ट याद रखने, ज़्यादा नहीं। देखो अशोक की जो रानियाँ थी ना, 3 रानियों के नाम आते हैं वैसे, महादेवी, तिस्य रक्षिता और करुवाकी, ठीक है। महादेवी, तिस्य रक्षिता और करुवाकी, इन 3 पत्नियों के नाम आते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सिंगली की परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा यानी विदिशा की श्रेष्ठ पुत्री महादेवी से पैदा हुए माने गए, ठीक है। जबकि अशोक के अभिलेख में उसकी एकमात्र पत्नी कुरुवाकी का उल्लेख ही मिलता है, ठीक है। देखो अशोक के अभिलेख के अंदर तो केवल एक पत्नी है कुरुवाकी, उसका उल्लेख आपको मिलता है, ठीक है, जो कि तीवर की माता थी आपकी। और सिंगली अनुश्रुति के अनुसार मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया। कितने भाइयों को मारा? 99 भाइयों को मारकर फिर गद्दी पे बैठे। अब थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, तो देखो अशोक का जो वास्तविक राज्य अभिषेक जो हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि उसने 273 ईसा पूर्व में भी सत्ता पर काबिज हो गया था, यानी 273 ईसा पूर्व में ही सत्ता पर काबिज हो गया, लेकिन वास्तविक राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व का माना जाता है। और कल्याण की मैं रजत रंगनी की बात कर लूँ तो देखो उसके अनुसार आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपका जो श्रीनगर है कश्मीर वाला, उसकी स्थापना अशोक ने की है। इसके अलावा देखो अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो कि 13वें शिलालेख में भी लिखी हुई है, कौन सी है? कि 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध, ठीक है। इस कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार से अशोक बहुत द्रवित हुआ था और उसने भविष्य में कभी युद्ध न करने का संकल्प भी लिया था, ठीक है। दिग्विजय के स्थान पर उसने धम्म नीति का अनुसरण करना शुरू किया था। तो ये आप बिल्कुल याद रख सकते हो और इसका उल्लेख आपको 13वें अभिलेख में आपका मिलता है।
अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस। एक फैक्ट और याद आ गया मुझे, वो आपको मैं बता ही देता हूँ। देखो, एक तो आपके मुगल बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। एक जो है ना चंद्रगुप्त सेकंड, उनके दरबार में भी आपके नवरत्न रहते थे। सवाल आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, बिल्कुल एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो उन 9 विद्वानों की मंडली के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहती थी। जैसे एक सबसे पहले थे आपके अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह, जो कि अमरकोश के रचयिता थे। धनवंतरी, जो एक डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। कालिदास आपके कवि और लेखक थे। वरामिहिर एक ज्योतिष थे। इसके बाद मैं बात कर लूँ, वररुचि जो कि व्याकरण के ज्ञाता थे, ठीक है। वेताल भट्ट ज्योतिष और तंत्र विद्या में विख्यात थे आपके, ठीक है। इसके अलावा घटक परर, ये एक वास्तुकार थे। घटक परर कौन थे आपके? वास्तुकार। शपणक, ये भी एक लेखक और कवि थे। एक था शंकु, शंकु जो था एक वास्तुकार था। मैं बात कर रहा हूँ चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहने वाली 9 विद्वानों की एक मंडली जिसे नवरत्न कहा जाता था। वापस से मैं आपको बता देता हूँ एक बार से। अमर सिंह, धनवंतरी, कालिदास, वरामिहिर, वररुचि, वेताल भट्ट और घटकपर, शपणक और शंकु। तो ये 9 रत्नों की जो मंडली है ये आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहती थी। अब बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। बिल्कुल मैंने ये जानकारी दी आपको, बिल्कुल ऑथेंटिक दी है, इसमें कोई भी गलती की संभावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ जाता है कि गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो इसकी मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल देखो, भूमरा का शिव मंदिर आपके मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में। तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में। लेकिन देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? ये आपके यूपी के अंदर है। कहाँ है? यूपी में। इसके बारे में अगर थोड़ी सी अपन विस्तृत बात कर ले तो देखो, दशावतार का जो मंदिर है ना, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। और ये जो आपका मंदिर है ना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना हुआ है और यहाँ आप जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन कर सकते हैं। यही नहीं, मैं बात कर लूँ, देखो मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी भी की गई है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये जो आपका दशावतार का मंदिर है ये एक गुप्तकालीन मंदिर है और ये आपका यूपी के अंदर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं गाइस, अगले फैक्ट की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध मैसोन मंदिर या मैसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंपा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर आपका सही होगा? चंपा। देखो, इसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो, मैसोन के जो मंदिर है ना, ये वर्तमान के अंदर आपके कहा तो वियतनाम देश में पड़ते। कहाँ पड़ते? वियतनाम देश में। मध्य वियतनाम में प्रत्यक्ष और आंशिक रूप से नष्ट हो चुके ये शैव हिंदू मंदिरों का एक समूह था, जिनका निर्माण चाम लोगों के एक भारतीय साम्राज्य चंपा के राजा द्वारा 34 से 14वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया था। मंदिर शैव धर्म के अनुसार भगवान की पूजा के लिए समर्पित था, जिसमें भगवान शिव या शुभ है। इस विशेष परिसर में उन्हें विभिन्न स्थानीय नामों से सम्मानित किया गया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो भद्रेश्वर को बताया। किसे बताया? भद्रेश्वर को बताया गया है। इसके अलावा और मैं आपको बता दूं, जो देखो, मौसेन जो कि घाटी चंपा के शासक राजवंशों राजाओं द्वारा धार्मिक समारोह का एक स्थल था। साथ ही चाम राजघराने यानी राष्ट्रीय नायकों के लिए एक दफन स्थान भी था। ये निकटवर्ती चाम शहरों यानी इंद्रपुरा यानी डोग और सिंगापुरा यानी ट्राउकियो के साथ निकटता से जुड़ा हुआ था। एक समय में इस स्थल पर 70 से भी अधिक मंदिर थे, ठीक है। कितने? 70 से भी ज़्यादा मंदिर थे। साथ ही संस्कृत और चाम में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शिलालेख वाले कई शिलालेख शामिल थे, ठीक है। लेकिन वियतनाम युद्ध के एक सप्ताह के दौरान जब अमेरिका ने बमबारी करी थी तो इसके वास्तुकला का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नष्ट हो चुका है ना, वो नष्ट हो गया था, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो,
मिसोन मंदिर परिसर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे प्रमुख शैव हिंदू मंदिर परिसरों में से एक माना जाता है। ये वियतनाम में इसकी प्रकृति सबसे प्रमुख विरासत स्थल से है। इसकी तुलना अक्सर दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य ऐतिहासिक मंदिर परिसरों से की जाती है, जैसे आपका इंडोनेशिया में जावा के बोरोबदूर मंदिर, कंबोडिया का अंगर वट, लाओस का वाट फू और म्यांमार का बागान, थाईलैंड के प्रसाद हिनफिमाई, ठीक है, इनसे इनकी तुलना की जाती है। और जबकि मैं मोइसोन के मंदिरों की बात कर लूँ तो 1999 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में इन्हें शामिल किया गया था। मिसोन के मंदिर समूह को कब शामिल किया गया था विश्व धरोहर सूची में? तो आपको बिल्कुल याद रखना 1999, ठीक है, बिल्कुल ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये मिसोन के मंदिर में आपको बता चुका हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर का चयन करना आपको। तो देख लेते हैं 4 का जो है आपका सही आंसर क्या होने वाला है। एक तरफ सूची 1 में आपको कमीशन और डिस्पैच है, सूची 2 में आपके गवर्नर जनरल हैं। अगर देखो मैं इनको पहले मैच करता हूँ तो सैडलर कमीशन जो आपका आया था वो आया था लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल के अंदर, ठीक है। हंटर कमीशन की मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका आया था बिल्कुल लॉर्ड रिपन के काल में आया था। कब आया था? लॉर्ड रिपन के काल में, ठीक है। रेले कमीशन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, रेले कमीशन जो आया था आपका ये आया था लॉर्ड कर्जन के काल के अंदर आया था। और वुड्स डिस्पेच जो आया था आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। कब आया था? लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये जो 1 है ना, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? अब थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ देखो इनके बारे में कि सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, रेले कमीशन और वुड्स डिस्पेच था क्या, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो वुड्स डिस्पेच की मैं बात करूँ तो वुड्स डिस्पेच जो है ये इसकी शुरुआत जो की थी किसने की थी? तो चार्ल्स वुड ने करी थी। किसने करी थी? आपको याद रखना, चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड ने इसकी शुरुआत करी थी 1854 में। कब? 1854 में। ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। इसने भारत में उच्च शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा में स्थानीय भाषाओं का उपयोग का मार्ग बिल्कुल प्रशस्त किया था। इसके अलावा मैं कह दूँ तो देखो सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भी लिखा था, जिसे वुड की घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए और उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। तो ये था आपका वुड डिस्पैच। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको बिल्कुल याद रखना कौन से के, तो रेल आयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। कौन सा? रेल आयोग यानी रेल कमीशन जो है आपका, उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखो रेल कमीशन का गठन, रेल कमीशन का जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 1902 के अंदर हुआ था। पहले आपको याद रखना कब? 1902 में। इसमें क्या है कि भारत के विश्वविद्यालयों की दशा का अध्ययन करना और उनकी स्थितियों के सुधार हेतु सुझाव देना, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था आपका, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा आपका जो हंटर कमीशन है ना उसके बारे में। हंटर कमीशन क्या था? तो हंटर कमीशन कब आया था? तो ये बिल्कुल 1882 के अंदर आया था। लॉर्ड रिपन के काल के अंदर आया था हंटर कमीशन आपका, ठीक है। लॉर्ड रिपन द्वारा देश में उस समय जो मौजूद शिक्षा की स्थिति का विश्लेषण करने और उसमें सुधार के लिए कुछ सुधारों को सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया था आपका कौन सा कमीशन? हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इसमें यह भी था कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। अब आपका बच गया सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सैडलर कमीशन जो आया था आपका 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में, ठीक है। और इसमें क्या था तो मैं आपको बता देता हूँ। विश्वविद्यालय की शिक्षा के कुछ संरचनात्मक बदलाव हेतु सुझाव दिए और उच्चतम माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक के लिए त्रिवर्षीय शिक्षा की वकालत की। यानी जैसे 12वीं आपकी आ जाती, कॉलेज की जो वकालत की थी ना वो आपके सैडलर कमीशन ने की थी। कौन सा ने? सैडलर कमीशन ने। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। देखो इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 होगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है।
सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको एज ऑफ कंसेंट बिल था क्या। तो देखो ये क्या था और क्यों लाया था। तो देखो इसके अंदर क्या था, ये एक तो आपका 1891 में आया था, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम आयु 10 साल को बढ़ाकर 12 साल की व्यवस्था की गई थी। ये था आपका एज ऑफ कंसेंट बिल। लेकिन ये लाया क्यों गया था, देखो एक घटना हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ। 11 साल की बंगाली लड़की जिसका नाम था फूलमणि, आज से लगभग आपका 120 साल पहले उसके पति ने बलात्कार यानी जबरन सेक्स किया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। उसकी वजह से अंग्रेजों ने इसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लाए, जिसमें लड़की के साथ सहमति से सेक्स करने की न्यूनतम आयु 10 से बढ़ाकर आपकी 12 साल करने की व्यवस्था की गई। ठीक है, और इस परंपरा का विरोध किसी भी क्रांतिकारी ने नहीं किया था सिवाय आपके बाल गंगाधर तिलक को छोड़कर। ठीक है, और ये हिंदू धर्म परंपरा के अनुकूल भी थी, क्योंकि शादी तो रजस्वला होने के बाद ही होनी चाहिए। अंग्रेजी रूढ़िवादी मनुस्मृति भी इसको मानते थे। अब इसने बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम यह नहीं चाहेंगे कि सरकार को हमारे सामाजिक रीति रिवाजों यानी जीवन जीने के तरीकों को विनियमित करने में कुछ भी करना पड़े, भले ही सरकार का कार्य एक बहुत ही लाभकारी या उपयुक्त उपाय होगा। इसलिए विरोध करते हुए उन्होंने ये कथन कहा था। तो ये भी आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है, ये आपको बताना है गाइस। तो छठे का अपन देख लेते हैं। सही है, तो एक तरफ सर कर्जन वाइली की हत्या, जेपी सैंडर्स की हत्या, एमटी जैक्सन की हत्या और डब्ल्यूसी रेड की हत्या। तो इसका सही क्रम मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो सबसे पहले जो हत्या हुई थी, देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी हत्या हुई थी वो जेपी सैंडर्स की हुई थी। किसकी? जेपी सैंडर्स की। ठीक है, उसके बाद आपके सर कर्जन वाइली, फिर उसके बाद एमटी, फिर आपका एमटी जैक्सन, फिर आपके सॉरी गाइस, बिल्कुल गलत बता दिया मैंने। 1 मिनट रुको, मैं तिथि सहित बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपकी डब्ल्यूसी रेड की जो हत्या हुई थी। ठीक है, डब्ल्यूसी रेड की जो हत्या हुई थी 1897 के अंदर हुई थी। ठीक है, आप मैच कर लेना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। तो आपके जो एमटी जैक्सन है, इनकी जो हत्या हुई थी कब हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना 1909 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1909 में। ठीक है, फिर क्रम अपन सेट करेंगे। जबकि मैं बात कर लेता हूँ किसकी, आपके जो सैंडर्स हैं, इनकी हत्या जो हुई थी वो 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में। और कर्जन वाहिली की जो हत्या हुई थी आपकी, कर्जन वाहिली की जो आपकी हत्या हुई थी कब हुई थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना 1 जुलाई 1909। 1 जुलाई 1909 यानी 1 जुलाई, ये भी आपका 1909 के अंदर ही है। ठीक है, जबकि एमटी जैक्सन की मैं बात बता दूं आपको, तो इनकी जो हत्या हुई थी कब हुई थी, तो बिल्कुल आपको याद रखना दिसंबर 1909 के अंदर। इनकी दिसंबर 1909 और इनकी जो हुई थी जुलाई के अंदर। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका हो गया 1897 में डब्ल्यूसी रेड, सबसे पहले डी हो जाएगा। उसके बाद फिर होगा आपका जुलाई कर्जन वाहिली की जो हत्या हुई थी ना, वो जुलाई 1909 में हुई थी। कब हुई थी? कर्जन वाहिली की जो हत्या हुई थी जुलाई 1909 में। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दिसंबर 1909 में आप जो आपकी हत्या हुई थी, किन की हत्या हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है एमटी जैक्सन। ठीक है, और उसके बाद 1928 में जो आपकी हत्या हुई थी वो सैंडर्स की हुई थी। किसकी? सैंडर्स की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 2 जो नज़र आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा अधिकारी डब्ल्यूसी रेड की हत्या किसने करी थी। तो देखो 22 जून 1897 में सैनिक दामोदर हरि चापेकर और बाल करसन हरि चापेकर ने पुणे महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यूसी रेड और उनके सैन्य अनुरक्षण यानी लेफ्टिनेंट आयरलैंड की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका डब्ल्यूसी रेड। डब्ल्यूसी रेड के अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो एमटी जैक्सन। देखो ये भारतीय सिविल सेवा में एक ब्रिटिश अधिकारी थे, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है, और वे एक विद्वान और इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार भी थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में कई शोध पत्र, लोक कथाएं, संस्कृति की किताबें लिखी है। उन्हें पंडित जैक्सन के नाम से भी जाना जाता था, जो कि नासिक के मजिस्ट्रेट थे। जब अनंत कोहरे ने उनकी हत्या कर दी,
तो इस मामले की सुनवाई के कारण विनायक दामोदर सावरकर की गिरफ्तारी हुई और उन्हें निर्वासन किया गया था। किसने हत्या करी थी? अनंत कोहरे ने हत्या करी थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके जो जेपी सैंडर्स की। तो देखो ये घटना है, पहले तो क्या हुआ था, लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज हुआ था, इससे जो आपके भारत के क्रांतिकारी थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये काफ़ी गुस्से में थे। तो इन्होंने ही मिलकर लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को अफसर सैंडर्स यानी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इसके अलावा आगे मैं बात कर लेता हूँ, सबसे आखिरी आपके जो बचे हैं सर कर्जन वाइली। तो 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, जो कि लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। सर विलियम हट कर्जन वाइली एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी थे। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, पूरा क्लियर कर दिया मैंने। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगत सिंह द्वारा लिखा गया। इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो ये लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था और ये 27 सितंबर 1931 को लाहौर का जो अखबार था द पीपल, कौन सा अखबार? द पीपल में प्रकाशित भी हुआ था। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति में अनेक तर्कपूर्ण सवाल खड़े किए थे और इस संसार के निर्माण, मनुष्य के जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता और उसके शोषण और दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का विश्लेषण किया है। ये भगत सिंह के लेखन में सबसे चर्चित हिस्सों में रहा था। इसके अलावा देखो जेल के अंदर इनके एक स्वतंत्रता सेनानी थे आपके बाबा रणधीर सिंह, ठीक है। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे, उन्होंने जी जान लगाई थी उनको समझाने के लिए कि भगवान है, लेकिन भगत सिंह नहीं माने थे, ठीक है। कि वे किसी भी तरह भगत सिंह को काल कोठरी की पहुंचने में सफल भी हो गए थे, उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन असफल होने पर बाबा नाराज होकर कहा, प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अहंकारी बन गए हो, एक काले पर्दे की तरह तुम्हारे और ईश्वर के बीच खड़ी है। इस टिप्पणी पर जवाब में भगत सिंह ने ये लेख लिखा था। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन आपका सत्य है। ये नीचे आपके कूट भी दिए हुए हैं। तो देखो CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था, बिल्कुल सही है आपका ये कथन। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम भी किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर नियुक्त हुए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। और 1939 में उन्होंने कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी आपका बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका 8वें का। अगर थोड़ी सी मैं सुभाष चंद्र बोस की बात कर लूँ तो देखो इनका जो जन्म हुआ था 1897 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों को जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारे दिए थे ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए जापान सरकार की सहायता लेकर एक फौज का गठन किया जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। जापान में हर साल 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का शहीद दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का शहीद दिवस मनाया जाता है आपका। तो बिल्कुल आपको याद रखना कौन सी तारीख को, 18 अगस्त को हर साल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों पर संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल केशव चंद्र सेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? केशव चंद्र सेन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ये आपको बताना है। ये स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की जो आपकी स्थापना हुई थी ये जनवरी 1923 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1923 के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। देखो, स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताना ही चाहूँ आपको तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जो स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। एक तो आपके चित्तरंजन दास यानी CR दास या मोतीलाल नेहरू के द्वारा आपकी की गई थी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया सत्र के बाद स्वराज पार्टी का आपका गठन हुआ था, ठीक है। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के आपके सचिव थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला फैक्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के विद्रोही राजकीय सेना ने की थी? तो 11 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेजर मॉरिसन, डॉक्टर सैडलर, मेजर बर्टन, कैप्टन शावर्स। तो 11 का जो बिल्कुल सही आंसर होने वाला कौन सा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो आपके डॉक्टर सैडलर की हत्या हुई थी, ठीक है। दूसरा आपके मेजर बर्टन की हत्या हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है बी और सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो, साथ के साथ ही मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूँ। कोटा विद्रोह जो हुआ था आपको बिल्कुल पता कब हुआ था? तो आपको बिल्कुल पता कि 15 अक्टूबर को 1857 को शुरू हुआ था, ठीक है। राजस्थान में 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। कोटा में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में राजकीय सेना और आम जन ने किया था। कोटा कंटिजेंट को 19 मई 1857 को मथुरा के लिए स्थानांतरित कर दिया था। कोटा के जो PA थे आपके मेजर बर्टन थे। नीमच में 3 जून 1857 को भारतीय सैनिकों ने संघर्ष की सूचना पाकर मेजर बर्टन यानी कोटा को झालावाड़ और बूंदी की राजकीय सेनाओं को लेते हुए नीमच पहुंचा और नीमच छावनी पर अधिकार कर लिया। तो फिर कोटा का जो महत्व है, कोटा में जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खान के लोगों में क्रांति की भावना भर रहे थे और मेजर बर्टन ने 14 अक्टूबर 1857 को कोटा मारा और राम सिंह को, जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान को दंडित करने की सलाह दी। तो कोटा के क्रांतिकारियों की कमान जो है रियासत के पूर्व जो सरकारी वकील थे, एक तो लाला जयदयाल और एक रिसालदार मेहराब खान के हाथों में थी। उन्होंने 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसके बाद पॉलिटिकल एजेंट एक तो आपके मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र सैडलर और कोटम की हत्या कर दी थी। बिल्कुल आपको याद रखना, मेजर बर्टन और सैडलर और कोटम की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन के सिर को धड़ से अलग करने के बाद सारे शहर में इसका खुला प्रदर्शन किया था। कोटा के महाराव राम सिंह सेकंड द्वितीय ने उनके महल में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। अब सारा शहर क्रांतिकारियों के नियंत्रण में था। देखो, उसके बाद में बात कर लूँ तो AGG पैट्रिक लॉरेंस ने जनवरी 1958 को कोटा के नज़रबंद राजा राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाया और राजा मदन पाल को उपहार स्वरूप अंग्रेजों ने सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी और GCI की उपाधि भी दी। GC यानी ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया। और 31 मार्च 1858 को मेजर जनरल रॉबर्ट्स ने के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कोटा पहुंची और अंग्रेजी सेना पर ने कोटा पर अधिकार कर लिया, जिससे मोहम्मद खां, अंबर खां और मैं बात कर लूँ तो आपके गुल मोहम्मद मारे गए। जयदयाल भटनागर और मेहराब खां को कोटा एजेंसी भवन के पास नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई, ठीक है। हरदयाल भटनागर मार्च 1858 को केथुनी पोल मेजर रॉबर्ट्स की सेना के विरुद्ध विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये आपका पूरा जो था ये कोटा का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँ तो आपका जो प्रताप समाचार पत्र ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, प्रताप समाचार पत्र के बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर ही लेते हैं। कानपुर से श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में प्रकाशित होने वाला एक साप्ताहिक समाचार पत्र है। इसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना दिया।
इसके अलावा देखो इसमें एक और बात थी, करौली राज्य में जो कानून भंग का जो लेख लिखा था ना, वो भी प्रताप समाचार पत्र से ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसने बीकानेर में जो बेगार प्रथा का जो विरोध का प्रकाशन भी प्रताप समाचार पत्र में ही आपका हुआ था। इसके अलावा मैं अन्य समाचार पत्रों की बात कर लूँ तो राजस्थान समाचार 1889 ईस्वी में अजमेर से श्री मुंशी समृद्धान के संपादन में प्रकाशित होने वाला प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। जबकि मैं बात कर लूँ राजस्थान केसरी की, 1920 में वृद्धा से श्री विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया और राजनीतिक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस पत्र के संपादन में श्री राम नारायण चौधरी और श्री जमनालाल बजाज की वित्तीय सहायता मिलती थी। इसके माध्यम से बिजोलिया के किसानों की आवाज़ देशवासियों तक पहुंचाई और वह पहला समाचार पत्र था जो राजस्थानी लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया था। कौन सा? राजस्थान केसरी। ये पत्र देशी राज्यों की प्रजा का प्रथम मुख्य पत्र भी था। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं नवीन राजस्थान। बार बार यहाँ से सवाल आपका पूछा जाता है। श्री विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर से नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया और कुछ समय बाद 1923 में इसी पत्र का नाम तरुण राजस्थान रखा गया। ठीक है, तो अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे अपना हो गया। श्री वैष्णव संप्रदाय निम्न में से कौन संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 13 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रामानुज। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा रामानुज, संत रामानुज। इनके बारे में थोड़ी सी अगर चर्चा कर लेते हैं अपन तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना है इसके बारे में, संत रामानुज के बारे में। तो रामानुजाचार्य का जो जन्म हुआ था श्री पेरुबदूर तमिलनाडु में हुआ था। ये एक वैष्णव संत है। रामानुजाचार्य ने कांची और कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की थी। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। रामानुजाचार्य का दर्शन शंकराचार्य के अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया है। उन्होंने विशिष्टावाद, कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद मत दिया था। ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। इनके अलावा रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा ईश्वर के संबंध में अग्नि और चिंगारी समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसके अलावा रामानुजाचार्य ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। यह आपको याद रखना है। इसके अलावा रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नामक एक टीका भी लिखा था। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके सामने, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबारी चित्रकारी के उस्ताद थे? तो इसका जो है सही उत्तर अपन देख लेते हैं कौन थे। देखो सबसे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर 3 ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मुगल चित्रकला के बारे में। देखो बाबर की मैं बात कर लेता हूँ तो देखो मुगल काल के चित्रों में बाबर का शासनकाल के दौरान कुछ भी विकास देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि बाबर का जो शासनकाल था बहुत अल्पकालिक था। कितना था? बिल्कुल अल्पकालिक था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो बिहजाद बाबर के समय एक महत्वपूर्ण चित्रकार था। कौन? बिहजाद। बिहजाद को ही पूर्व का राफेल कहा जाता था। तैमूरी चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का जो श्रेय जाता है वो बिहजाद को जाता है। हुमायूं काल की बात कर लूँ मैं, देखो तो हुमायूं काल के जो प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन थे आपके, तो आपको बिल्कुल याद रखना है हुमायूं के अंदर जो प्रमुख चित्रकार थे आपके कौन कौन थे। तो हुमायूं के अंदर एक तो आपको मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ये देखने को मिलते हैं जिन्होंने मुगल चित्रकला का शुभारंभ किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो अकबर के काल के प्रमुख जो है मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, ख्वाजा अब्दुल समद और मुकुंद। ठीक है, तो ये अकबर के काल का जो प्रमुख चित्रकारी उस्ताद था ना, ये हुमायूं के काल में भी था, ये ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है, और यही जो है प्रमुख चित्रकार था मुगल बादशाह अकबर के काल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तो जहांगीर के काल के अंदर जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे तो आपको याद रखना है। तो फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिसनदास, मंसूर, अबुल हसन।
ठीक है, ये जो थे ये आपके जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे। फारूक बेग जो चित्रकार था उसने तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र भी बनाया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो शाहजहाँ के काल के प्रमुख चित्रकार आपके कौन कौन थे? अनूप, मीर हासिम, मोहम्मद फ़कीर उल्लाह, हुनर और मोहम्मद नादिर, ये जो थे आपके शाहजहाँ के काल के प्रमुख चित्रकार थे। और फिर आपके औरंगज़ेब के काल के अंदर चित्रकारी का इतना बिल्कुल विकास नहीं होता, तो इनके प्रमुख चित्रकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अब आगे बढ़ जाते गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वे शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सकें? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले जो आपके पेपर थे ना उनमें आपको बताया भी था, और एक छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी जो बिल्कुल आपको याद रखनी है। देखो जम्मा भट्टो, कौन सा? जम्मा भट्टो, बिल्कुल आपको याद रखना है, जम्मा भट्टो, ठीक है। सबसे पहले जलाल का कोर्ची, फिर मानसिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। इस तरह आपका ये जो शिष्टमंडल था ये गया था प्रताप के पास। तो आपको बिल्कुल ये शिष्टमंडल याद रखना। अगर मैं बात कर लूँ तारीख की तो 1572 में ये गए थे, 1573 में टोडरमल, 1573 में भगवान दास गए थे, 1573 में ही आपके मानसिंह गए थे। बस जलाल खां कोर्ची जो गए थे आपके कब गए थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना 1572 में गए थे। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मैथ्स का स्टार्ट हो गया अब, तो मैथ्स के क्वेश्चन आप देख लेना। ये मैथ्स ये आपकी मैथ्स चल रही है अभी तक, ये आपकी रीजनिंग आ गई। हिंदी भी आपकी आप देख लेना 26 से लेकर, ये हिंदी है आपकी। हिंदी के बाद मैं बात कर लूँ तो ये आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश भी आप देख लेना। अपन सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल आपके सामने है। जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? ये आपको बताना है कि कौन सा सर्वेक्षण आपका था। तो देखो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। बिल्कुल ये जो आपका संस्करण था, मैं बात कर लूँ क्वेश्चन नंबर 36 की, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15वां था। वह कौन सा? 15वां सर्वेक्षण था आपका, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब देखो मैं जनगणना के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। पहले तो जनगणना होता क्या, जनगणना किसे कहते हैं? देखो किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाली कुल मानव संख्या जो होती है उसे जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है। और प्राचीन काल में जनगणना के जो आपको लिखित साक्ष्य मिलते हैं, एक तो मैगस्थनीज का जो ग्रंथ है आपका इंडिका, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र, और अबुल फजल के जो आईने अकबरी है, इनके अंदर आपका जनगणना का साक्ष्य प्राप्त होता है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई, परंतु व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की शुरुआत की बात कर लूँ तो 1881 यानी लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ हुई थी, ठीक है। तत्पश्चात 1891 से हर 10वें वर्ष के उपरांत ये आपकी जनगणना आयोजित की जाती है। भारत में प्रथम जातिगत जनगणना 1931 में प्रारंभ हुई, और दूसरी आपकी जो हुई थी वो नवंबर 2011 में। कब? नवंबर 2011 में। दो जातिगत जनगणना हो गई आपकी, तो 1931 में और आपकी 2011 में। भारत में जनगणना देखो संघ सूची का विषय है, जो कि संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। संघ सूची के इसी क्रम में 69 धारा पर उल्लेखित है। इसके अलावा राजस्थान देश में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जनसंख्या नीति की घोषणा करने वाला आपका तीसरा राज्य है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 के अंदर जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। और जबकि जनगणना 2011 के देय वाक्य की मैं बात कर लूँ तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की और बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार कुल कितनी थी? आपको बिल्कुल याद रखना, तो कितनी थी? तो बिल्कुल 6.86 करोड़, ठीक है। 6.85 करोड़ मान लो, ठीक है। पूरी जनसंख्या जो थी वो 6,85,48,437 थी, जिसे लगभग में अपन 6.86 कह सकते हैं, ठीक है। और 2011 की जनगणना की अपेक्षा इसमें 21.3% की वृद्धि हुई थी। याद रखना आपको, राजस्थान की जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये आंकड़ा आपको बिल्कुल याद रखना, 5.66%। कितना प्रतिशत? 5.66%। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य देश में 8वां स्थान है,
7 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और 9वां राज्य कर्नाटक, 10वां गुजरात। लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो राजस्थान देश में 7वें स्थान पर रह गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और विश्व जनसंख्या दिवस आपको हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व में 10 के जनगणना की जो शुरुआत की थी वो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा शुरू की गई थी। राजस्थान की प्रथम जनगणना 1901 में हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना, राजस्थान की प्रथम जनगणना 1901 में हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी। जबकि और वर्तमान राजस्थान यानी स्वतंत्र होने के बाद राजस्थान की जो पहली जनगणना हुई थी 1961 में हुई थी, क्योंकि 1956 को तो राजस्थान अस्तित्व में आया था, एकीकरण कंप्लीट हुआ था। फिर 10 साल के अंतराल के बाद आपकी जनगणना तो 51 के बाद सीधी 61 में हुई थी। तो राजस्थान की स्वतंत्रता बाद की जो पहली जनगणना है वो 1961 में हुई थी आपकी। ठीक है, और जनगणना 2011 में भारत की जनगणना इतिहास की 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 15वीं जनगणना। ठीक है, और 1881 से स्टार्ट करें, काउंट करें, जोड़ना 1881 से। और स्वतंत्र भारत की आपकी कौन सी जनगणना? तो 7वीं जनगणना को थी। कौन सी? 7वीं जनगणना आपकी थी। अब बढ़ता है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण है, तो 7 सूत्रीय कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? 7 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो निम्नांकित में से क्या शामिल नहीं, यानी 7 सूत्रीय कार्यक्रम में आपका कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, पहला आपका ऑप्शन है सुरक्षित मातृत्व, जनसंख्या स्थिरीकरण, महिलाओं की सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण, तलाक के लिए परामर्श। तो 37 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते अपन, कूट वाला तो नहीं है ना, कूट वाला नहीं। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें बिल्कुल शामिल आपका नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन से कार्यक्रम में? 7 सूत्री कार्यक्रम के अंदर आपका ये शामिल नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, यूनाइटेड किंगडम के में 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई थी? तो 38 का ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। करंट का सवाल है, निम्नांकित में से कौन सी एक फिल्म लाजमी द्वारा निर्देशित नहीं है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक नज़र नहीं है। बाकी ये तीनों है, दमन, रुदाली और दरमिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 26 सितंबर 2018 के आधार पर योजना अधिनियम वाद में उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के निम्नांकित न्यायाधीशों में किसने बहुमत के निर्णय पर असहमति दी? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BCE की समाधियां खोजी गई हैं? तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सनोली। कौन सा? सनोली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंटरडवाइज्ड लाइव्स पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जयराम रमेश। उत्तरी सेंटिनल द्वीप जहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो उत्तरी सेंटिनल द्वीप आपका स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल आपको याद रखना, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विराट कोहली के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 10,000 रन पूरे करने वाले वे दुनिया के 13वें बल्लेबाज हैं। इस उपलब्धि को अर्जित करने में उन्होंने 210 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पारियां खेली है। तो 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक कथन ही सही है, दूसरा आपका सही नहीं। और हाल ही के अंदर देखो सचिन की सेंचुरी के बराबर विराट कोहली की सेंचुरी होने वाली है, बिल्कुल आपको याद रखना। और 50 सेंचुरी पूरी करने वाले विश्व के एकमात्र बल्लेबाज भी लगभग बनने वाले ही है, क्योंकि विश्व कप चल रहा है और विराट कोहली फॉर्म में भी चल रहे हैं। आपके रोहित शर्मा जो कि टीम के कैप्टन है वो भी आपके फॉर्म में चल रहे हैं।
लेकिन आपको ज़्यादा समय वर्ल्ड कप को नहीं देना, आपकी तैयारी को देना है। बस आप स्कोर वगैरह देख सकते हो अगर आपको क्रिकेट देखने का शौक है तो। आगे बढ़ते हैं। पुरुष हॉकी की 5वीं एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये मस्कट के अंदर हुआ था। मस्कट ओमान है ना। साइंस के क्वेश्चन आगे ये मैं आपको बता ही देता हूँ। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 की बात कर लो तो इसका मैं सीधा ही आपको आंसर बता देता हूँ। ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। ठीक है। संवेग का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सामान्य बालिका शिशु अपना एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका अपने माता तथा पिता दोनों से प्राप्त कर सकती है। कोलिफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आंत के अंदर पाया जाता है। कोलिफॉर्म जीवाणु कहाँ पाया जाता है? आंत के अंदर। भारत के राष्ट्रपति के पद शासकीय प्रणालियों के संयोग को चरितार्थ नहीं करता है। तो 51 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अध्यक्षता और गणतंत्रीय। आगे बढ़ते हैं। 52 का अपन देख लेते हैं। राज्यसभा के पूर्ववर्ती सदन था, उसका नाम क्या था आपको बताना है कि पूर्ववर्ती जो आपका सदन था उसका नाम आपका क्या था, ये आपको बताना है। तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था भाई? काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से इसे जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च दर्जे के सिविल सेवक कौन है? तो 53 की मैं बात कर लूँ तो आपका बिल्कुल मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है। और वर्तमान में आपका जो मंत्रिमंडल सचिव वो कौन है? तो राजीव गौबा। कौन है? राजीव गौबा। आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका अपन देख लेते हैं सही आंसर आपका क्या होने वाला। तो इसका जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 54 का जो राइट आंसर आपका बिल्कुल मैं बता दूं आपको तो 54 का ये आपका बिल्कुल डिलीट कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में आपके राष्ट्रीय दल कितने हैं? तो आपको बिल्कुल याद रखना 5 राष्ट्रीय दल है। वर्तमान में आपके कितने राष्ट्रीय दल है? तो बिल्कुल आपको याद रखना 5 राष्ट्रीय दल है आपके वर्तमान के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति प्रस्तुत करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों को परामर्श लेना होता है? तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका ये राजस्थान स्टार्ट हो गया, वापस अपन राजस्थान देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर विचार करना है तो विचार कर लेते हैं अपन। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियां का उद्गम स्थल आपका अरावली से है। तो 56 की मैं बात कर लूँ तो 56 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? नीचे दिए हुए कूट है आपको, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो अरावली मरुस्थल को भी रोकती है, खनिजों से भी समृद्ध है, लेकिन इसने नहीं लिख के गड़बड़ कर दी। देखो अब एग्जामिनर ने माइनर मिस्टेक करी। कोई अगर अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ेगा कि वर्षा वितरण को प्रभावित करता है, अगर नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और अनेक नदियाँ अरावली से आपकी निकलती हैं, बिल्कुल सही है। तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो अरावली की थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ
तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो 4.88 अरब वर्ष पूर्व आद्य महाकल्प यानी एजोइक एरा के प्री पैलियोजोइक एरा पूर्व प्राथमिक महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, और ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अरावली आपका, बिल्कुल आपको याद रखना। अरावली जो कि प्राचीनतम विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जो उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समकक्ष है। ठीक है, अरब सागर जो कि अरावली का गर्भगृह या पिता कहलाता है। अरावली पर्वतमाला पूर्व दहली क्रम की चट्टानों का विस्तार था जिसे राजस्थान में 3 भागों में बांटा गया। अलवर समूह जो कि अलवर में पड़ती है, अजबगढ़ समूह आपका सिरोही में पड़ता है, रायलो समूह जो कि आपका कहाँ पड़ता है, ये बाड़मेर में पड़ता है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लूँ तो बिल्कुल आपको याद रखना, अरावली का विस्तार भारत के 3 राज्यों में है और केंद्र शासित प्रदेश में। देखो गुजरात, हरियाणा और राजस्थान, और इसके अलावा दिल्ली में भी आपकी अरावली फैली हुई है। ठीक है, राजस्थान में अरावली लगभग 80% भाग अरावली का राजस्थान के अंदर है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये आपके अरावली जो है पालनपुर गुजरात से लेकर रायलसीमा दिल्ली तक कुल कितनी लंबी है, तो आपको बिल्कुल याद रखना 692 किलोमीटर लंबी है। इसमें राजस्थान में कितनी स्थित है, तो आपको बिल्कुल 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है। ठीक है, ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके अलावा अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है, तो 9.3% भाग है, जबकि जनसंख्या कितनी रहती है, तो 10% आपकी जनसंख्या रहती है। ठीक है, उत्पत्ति के समय अरावली की ऊंचाई लगभग 2800 मीटर थी, लेकिन अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वतमाला के रूप में अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर रह चुकी है। कितनी, 930 मीटर, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो अब मैं बात कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट फैक्टों की, कि अरावली राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है, ऐसे। ठीक है, राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक चौड़ाई आपके राजसमंद से बांसवाड़ा के मध्य है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजसमंद से सिरोही के मध्य मिलती है, और राजस्थान में अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। बिल्कुल सही है। अब ब्यावर और अलग हो गया, तो अब बिल्कुल न्यूनतम विस्तार बिल्कुल कम हो गया, थोड़ा विस्तार और कम हो गया, अजमेर ही इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, और मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। तो देखो राजस्थान के अंदर मैं बात कर लूँ उत्तरी अरावली, क्योंकि अरावली 3 भागों में बटी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली की मैं बात कर लूँ तो उत्तरी अरावली 4 जिलों में थी पहले, आपका जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, लेकिन अब कितने जिलों में होगी, एक तो आपका जयपुर, एक जयपुर ग्रामीण, एक आपका दूदू, 3 तो ये जिले हो गए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपका एक सीकर, एक नीम का थाना, एक आपका झुंझुनू, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक आपका अलवर, एक खेरतल तिजारा और कोटपुतली बेरोड। तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिले हो गए। कितने जिले हो गए। अब अरावली का जो विस्तार हो गया राजस्थान के 9 जिलों को हो गया। उत्तरी अरावली का जो विस्तार कितने जिलों में हो गया, 9 जिलों में। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी रघुनाथगढ़ है जो कि सीकर में पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और मैं मध्य अरावली की बात कर लूँ तो देखो पहले मध्य अरावली का विस्तार केवल आपके अजमेर में था, लेकिन अब अजमेर और ब्यावर के अंदर आपका मध्य अरावली का विस्तार है। अजमेर की सबसे ऊंची चोटी आपकी तारागढ़ है 870 मीटर, जबकि ब्यावर की जो सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, वो गोरमजी है। कौन सी, गोरमजी 934 मीटर है, और आपकी जो दूर मायरा जी है वो 933 मीटर है। ये दोनों चोटी आपके ब्यावर जिले में शामिल होगी, पहले आपके अजमेर में थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली राजसमंद, सिरोही, उदयपुर जिले में थी, लेकिन अब एक जिला बढ़ गया है, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर और सलुम्बुर। ठीक है, ये याद रखना आपको। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। शहर जो है उसकी ऊंचाई आपकी 1597 मीटर है। दिलवाड़ा आपकी 1442 मीटर ऊंची, झरगा आपकी 1431 मीटर ऊंची और अचलगढ़ आपकी 1380 मीटर ऊंची है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ नज़र डाल लेते हैं। राजस्थान में दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन, दैनिक तापांतर जो पाया जाता है कौन से महीने में आपका पाया जाता है। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैनिक तापांतर, जो न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है वो जुलाई और अगस्त माह में पाया जाता है। कब पाया जाता है, जुलाई और अगस्त माह में। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो राजस्थान में थोड़ी सी मैं आपको बता दूँ तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर आपका जुलाई और अगस्त माह में होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं तो देखो राजस्थान में आंधियों के बारे में बता रहा हूं। सर्वाधिक आंधी आपके मई जून के अंदर आती है। कब आती है, मई जून में आती है।
सर्वाधिक आंधियों वाला जिला आपका श्रीगंगानगर, 27 आंधी आती। कितनी? 27 आंधी आती। ठीक है। अब लेकिन अब ये जो सबसे ज़्यादा आंधियों वाला नहीं रहा, क्योंकि ये अनूपगढ़ और श्रीगंगानगर में टूट गया। अब सबसे ज़्यादा जो आपका आंधियों वाला हो जाएगा वो आपका हो जाएगा हनुमानगढ़। कितनी आंधी आती है? सबसे ज़्यादा 23 आंधी हनुमानगढ़ में आती। पहले दूसरे स्थान पर था, अब ये पहले स्थान पर आ गया। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में न्यूनतम जो आंधी आती है वो झालावाड़ में आती है। पहले भी झालावाड़ था, अब भी झालावाड़। केवल 3 दिन आंधी आती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वज्र तूफान आते हैं ना वो झालावाड़ और जयपुर में आते हुए। कहाँ आते हैं? झालावाड़ और जयपुर में। बिल्कुल आपको याद रखना है। और राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने भी कौन से आपको याद रखना है? जुलाई और अगस्त। सबसे ज़्यादा वर्षा वाले महीने आपके कौन से हो जाएंगे? जुलाई और अगस्त। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपका झालावाड़ हो जाएगा, लगभग 100 cm। जबकि सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो जैसलमेर है, लगभग 10 cm। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका माउंट आबू है, जो कि 125 से 150 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। और राज्य में सबसे कम वर्षा वाला स्थान समगांव जैसलमेर है, लगभग 5 सेंटीमीटर बरसात होती है। कितनी? लगभग आपकी 5 सेंटीमीटर बरसात होती है। तो ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष अंकित किया गया है? तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आपका करौली। ठीक है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? करौली आपका बिल्कुल इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात आपका बांसवाड़ा का है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना आपका? 888 है। कितना? 888 है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गलत युग्म को चुनना आपको। चूना पत्र आपका कनोई में मिलता है, बिल्कुल सही। मैग्नेसाइट आपका सेंड्रा में मिलता है। पन्ना आपका काला गुमान में मिलता है। बेंटोमाइट ये राजगढ़ लिखा हुआ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंटोनाइट एक तो आपको बाड़मेर में मिलता है, एक आपके बीकानेर में मिलता है, एक आपके सवाई माधोपुर में मिलता है। बेंटोनाइट यानी समझ गए मुल्तानी मिट्टी, उसे बेंटोनाइट कहा जाता है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर 4। राजगढ़ में तो आपका पन्ना पाया जाता है। ठीक है, बेंटोनाइट बिल्कुल नहीं पाया जाता, जो कि अजमेर में पड़ता है राजगढ़ आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से जुड़ा नहीं है? तो 60 का जो आपका सही आंसर होने वाला बिल्कुल जयपुर जो है आपका बिल्कुल नहीं जुड़ा। कोटा जुड़ा हुआ, उदयपुर जुड़ा हुआ, चित्तौड़गढ़ जुड़ा हुआ। तो जयपुर का संबंध आपका बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर ये आपके एजुकेशन मैनेजमेंट का हो गया, RT 2009 वाला हो गया, तो ये आप देख लेना गाइस। ठीक है, तो इसके अलावा आपका राजस्थान जीके से कोई सवाल है तो अपन देख लेते हैं। और भारत या राजस्थान से कोई भी सवाल आपका नहीं है। ये सारा एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला आ गया आपके प्रबंधन वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी।